नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं यथार्थ एकेडमी में। मित्रों, ऐसा है कि ये आज का जो वीडियो है गोदान का सबसे आखिरी वीडियो है मेरे तरफ से। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई और भी टॉपिक ऐसा है जो गोदान में हम कवर नहीं कर पाए या जो छूट रहा हो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके स्पेशल डिमांड्स पे कुछ अलग वीडियो भी बनाकर इसमें प्रयास करेंगे कि आप तक पहुँचा पाएँ। देखिए, गोदान पढ़ने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है और गोदान के संबंध में जो विद्यार्थियों को सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वो ये पोर्शन है, व्याख्या की चुनौती। कि आखिर ये व्याख्या हम कहाँ से करें। देखिए, यूपीएससी से लेके किसी भी स्टेट पीसीएस में मैंने बार बार कहा था कि या तो इससे फुल प्रश्न पूछे जाएंगे। फुल प्रश्न मतलब दो, पहला कि आपको एक कंप्लीट प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा एक व्याख्या का प्रश्न पूछा जाएगा। अब एक नया ट्रेंड ये है कि ठीक है, अगर हम कंप्लीट प्रश्न नहीं पूछते हैं तो व्याख्या का प्रश्न तो पूछना ही पूछना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गोदान को अवॉइड करने की जो हिम्मत है वो कभी भी किसी भी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में है नहीं। तो एक प्रश्न तो गोदान से बनता ही बनता है, या तो व्याख्या का प्रश्न बनेगा या फुल प्रश्न बनेगा। तो व्याख्या के प्रश्न में अब सबसे बड़ी चुनौती है कि व्याख्या का जो प्रश्न है अब इतनी लंबी, जैसे गोदान मेरे हाथों में है, अब इतनी लंबी मोटी पुस्तक, कितने पेज हैं इसमें जो पेज हैं आपके, इसमें 328 पेज हैं। तो 328 पेज में से आपको 2-4 पंक्तियां पूछी जाएंगी और आपको बताना पड़ेगा कि इसकी व्याख्या करें, कहाँ से ली गई है, किस कैरेक्टर ने ये बोली है, किस परिस्थिति में बोली है, इसका मतलब क्या है, इसका शिल्प क्या है। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। मैंने वैसा फेस किया था। तो मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ कि आखिर जब गोदान पढ़ें तो व्याख्या के प्रश्नों को कैसे हल करें, आज हम वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये करें कि विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, जो प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक हैं यूपीएससी के, बीपीएससी के और यूपीपीएससी के, इसके अलावा आप जो भी स्टेट पीसीएस में जहाँ गोदान लगा हुआ हो उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक को आप कलेक्ट करें और उनमें से इनके जो व्याख्या के प्रश्न जो है, गोदान के प्रश्न है, उनको आप अलग कर लें, इनको आप कंपाइल कर लें। कहीं अगर संभव हो तो इनको कंपाइल करने का मतलब इस गोदान की ये जो गोदान की पुस्तक है वहाँ पे अंडरलाइन करें और उसमें लिखें ये यूपीएससी में पूछा गया था, ये बीपीएससी में पूछा गया था और ये यूपीपीएससी में पूछा गया था। आप इस बुक में ही इसको अंडरलाइन कर लें, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें और वहाँ पेंसिल से कुछ लिख दें, ईयर लिख दें या स्टेट पीसीएस का नाम लिख दें। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पिछले सालों में गोदान से किन किन जगहों से व्याख्या के प्रश्न पूछे गए थे। और तब आप जब गोदान पढ़ेंगे तो आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि गोदान पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ से व्याख्या के प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम वापस आते हैं, ये तो एक मतलब कि एवरेज, मतलब कि एक ये हो गया कि ठीक है हमको ऐसे पढ़ना, लेकिन अब कहाँ से चुनना है। अब गोदान पढ़ते समय किन किन कैरेक्टर को हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे अधिक ध्यान रखें इस कैरेक्टर का, मेहता जी का। मैंने पहले भी कहा था कि इस पूरे गोदान में, पूरे उपन्यास में सबसे ज़्यादा जो फिलोसफी की बातें करेंगे यही करेंगे, मेहता जी करेंगे। इनकी जो बातें आदर्शवादी बातें हैं, ये कुछ काम करते होते हैं नहीं, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और खूब लंबी लंबी बातें करेंगे। ये महिलाओं की आज़ादी की बात करेंगे, विवाह व्यवस्था पे बात करेंगे, ये त्याग और मातृत्व पे बात करेंगे, उन्मुक्त भोग की बात करेंगे, ये सामाजिक व्यवस्था पे, राजनीतिक व्यवस्था पे, जमींदारी व्यवस्था पे, हर बातों पे इनके पास एक नया लॉजिक्स है, नए तर्क है। काफ़ी परिष्कृत मिजाज के व्यक्ति हैं और व्याख्या में अगर कहीं वह फंसते हैं तो इन्हीं मेहता जी के चक्कर में फंसने वाले हैं। तो मेहता जी जहाँ जहाँ मेहता जी ने ज्ञान की बातें जहाँ बघारी है ना, उनको आप अंडरलाइन कर लें। जहाँ जहाँ इन्होंने फिलोसफी झाड़ी है ना गोदान में, उसको आप क्या करें कि उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें। अब यकीन माने परीक्षक इन्हीं प्रश्नों को पूछेगा और आप इन्हीं प्रश्नों में फंसने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान दें मेहता जी को, सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर गोदान में कोई प्रश्न छूटता है तब होरी और धनिया के प्रश्न तो समझ जाएंगे कि होरी धनिया ने बोला है, लेकिन मेहता जी की बातें आप समझ नहीं पाएंगे। आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्या ये चिंतामणि से पूछा गया है, क्या ये किसी और टॉपिक से पूछा गया है। इसलिए मेहता जी पे बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखें। दूसरे कैरेक्टर हैं ओंकार नाथ। ये एक पत्रकार हैं, आप जानते ही होंगे, एक परजीवी टाइप के पत्रकार हैं जो राय साहब के फेंके हुए टुकड़े पे पलते हैं। इनको देखकर आपको गोदान के किसी कैरेक्टर की याद आती है, जिसका मतलब इनको देखकर आपको दत्ता साहब की याद आती होगी, जो महाभोज के ऐसे ही पत्रकार हैं, जो दास साहब के फेंके हुए टुकड़े पे पलते हैं और उनकी मर्जी से अपने संपादकीय में उनके हिसाब से लिखते हैं कि उनको क्या सूट करता है। लगभग आपके जो ओंकार नाथ है वैसे ही कैरेक्टर हैं। इन पे भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी बुद्धिजीवी प्राणी है और जो बुद्धिजीवी होते हैं ना वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। ओंकार नाथ ने कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा है बुद्धिजीवी वाली बातें, लेकिन 2-4 जगहों पे खास के तब जब वो शराब पीकर लंबी लंबी बातें करते हैं तो उन बातों को आप हाईलाइट कर लें। ओंकार नाथ से प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे फंसने के चांसेस आपके हैं। तीसरे कैरेक्टर राय साहब। राय साहब एक शहरी व्यक्ति हैं और जो पूरे जो कैरेक्टर है, शहर के जो पूरे कैरेक्टर हैं राय साहब से जुड़े हुए हैं। राय साहब के अपने विचार हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं, बड़े क्रांतिकारी विचार हैं।
ये ज़मींदारी खुद तो बहुत बड़े ज़मींदार हैं और बहुत ही शोषक टाइप के ज़मींदार हैं, लेकिन ये है ना समाजवाद पे ऐसे लेक्चर देते हैं कि होरी तो कंफ्यूज कर जाता है, करे इतना महान कैरेक्टर। ये धार्मिक आडंबर के सबसे बड़े प्रतीक हैं, लेकिन 3 घंटे पूजा स्नान करते हैं। तो इनकी जो डायलॉग है ना गोदान में, उनको आप जरूर अंडरलाइन कर लें। ये बहुत ही कंट्राडिक्टी कैरेक्टर है और निहायत ही रंगे सियाह टाइप के व्यक्ति हैं। तो इनसे प्रश्न तो पूछना बनता ही बनता है, इनको भी ध्यान रखें। तनख्वाह साहब मनमौजी व्यक्ति हैं, इनसे कुछ खास बनता नहीं है। ये शोषक टाइप के व्यक्ति हैं, मिल मजदूरों का शोषण करते हैं और इनके हिस्से में जो गोदान में बहुत कम ही संवाद आए हैं। तो इनकी संवाद को इन्होंने ऐसे किसी संवाद में कोई इंटेलेक्चुअल बात कही नहीं है, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है। तनख्वाह साहब को छोड़ भी सकते हैं आप। मिर्जा खुद से जब प्रश्न पूछा गया है या IAS में प्रश्न पूछा गया, उनको उस स्टेटमेंट को दिया गया था जब उन्होंने कहा था कि मुझे डेमोक्रेसी से नफरत हो गई है, यहाँ जिसके हाथ में पैसा है वही बाजी मार ले जाता है। बस उसी चीज़ को अंडरलाइन कर लें, बाकी बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा नहीं है। मालती एक अच्छी कैरेक्टर है, लेकिन मालती भी बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी कैरेक्टर नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। अगर मालती की जो भाषा, खास के मालती और मेहता का जो प्रसंग है उसे आप अंडरलाइन कर लें। मालती प्लस मेहता का जो प्रसंग, अगर मालती से कोई प्रश्न पूछा जाएगा व्याख्या में किसी भी स्पीसीएस में या IAS में, तो मालती और मेहता के प्रसंग से ही पूछा जाएगा, जहाँ पे इन दोनों ने प्रेम पे जो प्रेम का जो चर्चा किया है कि प्रेम एक खुखार शेर है, प्रेम एक गऊ है, तो प्रेम ये है, तो प्रेम वो है। तो इन पे जो बौद्धिक चर्चा हुई है ना मालती और मेहता की, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मालती और मेहता के संबंध जहाँ पन्नों पर आए, जहाँ अपने गोदान में मालती और मेहता को देखा और जहाँ इन्होंने खूब अच्छी अच्छी बातें की प्रेम के, वहाँ पे उनको अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपको मालती इस मामले में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर व्याख्या में आपको पढ़ना है होरी के बारे में, धनिया के बारे में, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा मित्रों, वो इसलिए नहीं लिखा कि होरी और धनिया एक ऐसा कैरेक्टर है कि जब होरी जब भी कुछ बात करेगा, धनिया जब भी कुछ बात करेगी, तो आप समझ जाएंगे कि होरी का है अब धनिया का है। और होरी धनिया की बातों को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी इन महानुभावों की बात समझने में जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। इसलिए अगर आप गोदान में किसी भी तरह गलती से बचना चाहते हैं तो इन महान बुद्धिजीवियों के दिए गए सारे प्रवचनों को अंडरलाइन कर लें, उन्हें नोट कर लें और संभव हो तो UPSC BPSC के क्वेश्चन से इनको टैली कर लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि होरी और धनिया के बाद जितने प्रश्न पूछे गए इन्हीं महान लोगों के उवाच हैं। अब सवाल है व्याख्या में एक बहुत ही बढ़िया जो प्रश्न ये उठता है, कई विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर व्याख्या करने में कैसे करें व्याख्या। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जानते हैं कि मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। व्याख्या का सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है जब व्याख्या की आप तुलना करते हैं। भाई आपने कोई भी एक सेंटेंस लिया, कोई भी एक घटना गोदान की है, उस घटना की आपको तुलना व्याख्या करनी है। जैसे अगर गोदान में अगर हो रही है जैसे गोदान में ओंकारनाथ एक पत्रकार हैं, परजीवी पत्रकार हैं, मैंने पहले ही कह दिया। ये पैसे लेकर खबर चलाते हैं, खबरें मीडिया प्लांट करते हैं। इनके पत्रिका को बैन कर दिया गया था क्योंकि ये अश्लीलता परोस रहे थे। तो ऐसे पत्रकार कहीं और हैं। अगर ओंकारनाथ से कोई प्रश्न पूछता है या ओंकारनाथ का दिया हुआ कोई स्टेटमेंट है, तो क्या कोई ऐसे जो कैरेक्टर हैं जो ओंकारनाथ जैसा ही कोई चरित्र आपको कहीं और दिखता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हिंदी साहित्य में है, उर्दू साहित्य में या अंग्रेजी साहित्य में है। तो मैंने आपके वीडियो के पहले लेक्चर में कहा था कि आप कभी भी किसी भी पुस्तक को अंडरमाइन ना करें। ये मैला आंचल और जो महाभोज को जो पुस्तक है वो आपको पढ़नी चाहिए। वो आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये इसमें आपको व्याख्या करते समय इन्हीं मैला आंचल से और महाभोज से आपको सहयोग मिलेगा। जैसे महाभोज में एक ऐसा कैरेक्टर है ओंकारनाथ जैसा, हाँ है, दत्ता साहब हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं। क्या मैला आंचल में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल निष्पक्ष है या पत्रकार के नाम पे बिल्कुल कुछ करता नहीं है? तो मैला आंचल में आपको याद है एक महेश बाबू हैं, वो गांव में रिसर्च करने के लिए आए हैं, कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल ये हैं, निष्प्रिय हैं, एकदम अविचलित हैं, एकदम बिल्कुल से इनडिफरेंट हैं, उदासीन है। एक ऐसा ही कैरेक्टर महाभोज में भी है। सॉरी महाभोज का कैरेक्टर है ये, मैला आंचल का नहीं है, ये महाभोज का कैरेक्टर है। मैला आंचल में तो आपको ये है प्रशांत है, लेकिन जो प्रशांत है वो उदासीन नहीं है। प्रशांत एक बढ़िया कैरेक्टर है जो समाज में हो रही घटनाओं के प्रति काफ़ी सजग है और उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं और ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए काफ़ी कुछ करते भी हैं। मतलब ये कि व्याख्या में आपको कहाँ से पढ़ना मैं बता चुका हूँ, किन को ध्यान रखना है वो बता चुका हूँ। अब व्याख्या करना कैसे, मुझे उम्मीद है कि आप जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं सारे विद्यार्थियों को पता है। व्याख्या करने का सिंपल तरीका है दोस्तों, वो ये कि जो कोई भी व्याख्या का प्रश्न है सबसे पहले लिखें कि व्याख्या ये जो पंक्तियाँ हैं किस पुस्तक से ली गई है। 2 लाइन में उस पुस्तक का नाम लिखें, उसके रचनाकार का नाम लिखें, संभव हो तो उसके रचना का ईयर बताएं।
उसके बाद वो जो प्रश्न है, वो जो व्याख्या का प्रश्न है, वो किस पात्र द्वारा, किस चरित्र द्वारा कहा गया, उस चरित्र का नाम बताएं कि ठीक है ये कथन होरी का है। आप जैसे शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ 1936 में प्रकाशित गोदान महाकाव्य की, जो मतलब प्रेमचंद रचित गोदान पुस्तक से ली गई है, और यह कथन होरी का है। अब होरी का कथन आपने बता दिया किसका कथन है, कहाँ से ली गई है वो बताएं, सिचुएशन। ये कथन वह है जब होरी है जो कि होरी महतो राय साहब से मिलने के लिए जा रहा होता है, तो वो अपनी धनिया से, अपनी पत्नी से वो कहता है, सिचुएशन बता दिया आपने। अब उसका सामान्य से अर्थ बताएं। सामान्य से अर्थ मतलब क्या है कि इस कथन का मतलब क्या है। जैसे होरी कहता है कि 60 तक पहुँचने की नौबत नहीं आएगी, सीधे बताएं कि 60 तक पहुँचने की नौबत नहीं आएगी का मतलब क्या होता है, सीधे साधे शब्दों में। उसके बाद उसकी व्याख्या करें जो आप समझते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी तुलना करें किसी अन्य कैरेक्टर से, गद्य से हो, पद्य से हो, यानी कि कविता हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसमें ऐसी सिचुएशन आई हो जिसमें उसने कहा हो कि वो 60 से पहले निकल पड़ेगा, उससे तुलना करें। अगर आप ये तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं आपके इसी में आते हैं। ये आपको साबित करता है कि आप जो साहित्य की जो एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हैं वो रट्टा मार के नहीं आए हैं, बल्कि साहित्य पे आपकी रुचि है, साहित्य में आपकी पकड़ है और साहित्य को आप समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप गोदान और व्याख्या से संबंधित प्रश्नों के जवाब आपको कुछ मिले होंगे। अगर इन टॉपिक से आपको कुछ और व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, मैं उनका जवाब दूंगा। और अगर आपको लगता है कि गोदान में और भी क्लासेस की आवश्यकता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे कि आपको नए वीडियो आपके लिए बना कर लाएँ। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और उन लोगों तक पहुँच सके जिनकी पहुँच अच्छे मटेरियल तक नहीं है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।